Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel गुलशन कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हमें यही पता होता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, वो कैसे होता है, कैसे हमारे एग्ज़ाम आते हैं, कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जाता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें एक बार अपने 10 ईयर्स या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर कर लेना चाहिए। टेस्ट, मॉक टेस्ट जो चल रहे होते हैं वो हमें करनी चाहिए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा IQ है या हमारी जो अक्षमता है पढ़ने की वो कैसी है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि नौकरी का मूल्यांकन और निष्पादन मूल्यांकन घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी वो एक जैसे नहीं है। सेकंड, नौकरी के मूल्यांकन का प्रयोजन होता है पारिश्रमिक और अन्य संगत लाभों को तय करना। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। ए कथन सही है और दोनों सही हैं, और दूसरा हमारा कथन है कि दोनों गलत हैं, और थर्ड है हमारा कथन एक सही है दो गलत है, लेकिन एक गलत है दो सही है। यद्यपि नौकरी का जो मूल्यांकन होता है वो निष्पादन मूल्यांकन जो होता है वो घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, परंतु फिर भी वो एक जैसे नहीं होते, भी ठीक है। दूसरा है हमारा नौकरी प्रयोजन के मतलब मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो पारिश्रमिक व अन्य संगत लाभों को तय करता है। बिल्कुल, जब नौकरी का मूल्यांकन एवेल्युएशन होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा प्रयोजन होता है जो पारिश्रमिक करता है। जो एम्प्लॉय होता है हमारा, वो जब मेहनत करता है यानी कि वर्क करता है, उसके बदले में जो हम पारिश्रमिक उसे देते हैं, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो लाभ होता है। तो हमारा कथन एक सही है, मतलब कथन हमारा ए और दो दोनों ही हमारे सही हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर के प्रावधानों में धारा 37(1) के अंतर्गत कटौती की अनुमानित उन व्ययों के लिए दी जाती है जो राजस्व होती हैं, पूंजीगत होती हैं, या राजस्व या पूंजीगत दोनों होती हैं, अस्थगित राजस्व व्यय होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही है, राजस्व सही होते हैं। थर्ड है हमारा, कार्यकलाप आधारित लागत आवंटन में निम्नलिखित चरण होते हैं। फर्स्ट, मुख्य कार्यकलाप की पहचान। सेकंड, लागत राशि का संग्रहण। थर्ड, कार्यकलाप लागत अभिप्रेरकों का विनिश्चय करना। डी है हमारा, कार्यकलाप लागत अभिप्रेरकों की गणना दर। एंड ई है हमारा, कार्यकलापों की लागत उत्पादों को प्रभावित करना। तो हमारे में इनका सही क्रम करना है कि हमारा सही क्रम क्या बनेगा। तो हमारा सही क्रम ये है कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही रहेगा। पहले हमारा ए है, पहले तो कार्यकलाप की हम पहचान करते हैं, उनको पहचानते हैं, फिर उसके बाद उनका हम संग्रहण करते हैं, फिर उनके अभिप्रेरकों का निश्चय करते हैं, और उसके बाद हम उत्पादों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ है, 10 मदों का समानांतर माध्य 50 है। यदि प्रत्येक मद में 5 की वृद्धि की जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका हमारा आंसर होगा 60 यानी कि सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें हमें इन दोनों को का मिलान करना है। हमने फोर्थ कर लिया था। फोर्थ में इसका नया माध्य होगा, हमारा आंसर होगा B55, सॉरी 60 नहीं होगा 55, बाकी गलत है। तो 5 क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें मिलाना है कि साइबर अपराध हमारा क्या होता है। साइबर जो अपराध होता है वो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई सूचना पुलिस स्टेशन या साइबर में दी जाती है तो तभी उस चीज़ पे एक्शन किया जाता है। उसके बाद है क्रेता सावधान नीति। क्रेता सावधान नीति होती है वो हमारी होती है वस्तु बिक्री पे। जब कोई भी विक्रेता होता है अपनी वस्तु किसको विक्रय करता है, क्रेता को, खरीदने वाले को ही करता है। थर्ड है बिल की अस्वीकृति। जो बिल की अस्वीकृति होती है वो हमारी प्राकृतिक लिखित अधिनियम होता है। एकसव्य और प्रत्यालिपि अधिकार हमारा बच गया फर्स्ट, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो हमारा जो थर्ड है वो सही है। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन, एक्स जो है वो 55 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी कुल सकल आय है 3,50,000। वर्ष 2018-19 के मूल्यांकन वर्ष के लिए कर देयता की आय क्या होगी। तो इसका हमारा आंसर है सी, 2,580। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सूचना
की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। यात्रा देने की इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई आंकड़ा सामग्री, फाइल, टिप्पणियाँ और परिपत्र। तो 7th का हमारा आंसर रहेगा सी। फाइल की जो टिप्पणियाँ हैं वो सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं की जाती हैं। 8th है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा जाता है? जो हमारे सेवा कर यानी कि जो सर्विस टैक्स होता है उसको कौन सी ऐसी गुड्स होती है जो इससे बाहर होती है? तंबाकू उत्पाद, पेट्रोलियम, खाद्य तेल और बीमा उत्पाद। तो हमारा जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है उस पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं होता। तंबाकू पे भी होता है, अगर तंबाकू की फैक्ट्री उस पर भी टैक्स लगता है। खाद्य तेल पे भी होता है, बीमा पे भी टैक्स लगता है, लेकिन एक पेट्रोलियम पे टैक्स नहीं लगता। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन, उपभोक्ता का कौन सा व्यवहार निम्नलिखित कार्यकलापों में शामिल नहीं होता है? मतलब ऐसा उपभोक्ता का कौन सा बिहेवियर होता है जो इनमें शामिल नहीं होता है? प्राप्ति, उपभोग, अभिविन्यास एवं उत्पाद। तो डी हमारा सही है, ये शामिल नहीं होता है। 10th का हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 की सहायता से। राजकोषीय, मौद्रिक और औद्योगिक नीतियाँ। एक मिनट इसको पूरा कर लेते एक बार। हाँ, तो 10th हमारा है राजकोषीय, मौद्रिक और औद्योगिक जो नीतियाँ होती हैं उसका हमें कौन सी नीतियाँ होती है? वो आर्थिक नीतियाँ या व्यवसाय के नैतिक आचार है या हितधारक हित समूह या सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो राजकीय जो मौद्रिक नीतियाँ होती है वो हमारे क्या होती है? आर्थिक नीतियाँ। आपको पता आर्थिक नीतियों के अंदर हमारे राजकोषीय, मौद्रिक और औद्योगिक नीतियों को शामिल किया जाता है। उसके बाद है हमारा अनेक हितधारकों के प्रति सामाजिक दायित्व। ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद है उपभोक्ता, अंशधारक, आपूर्तिकर्ता, ऋण इत्यादि। ये हमारे हितधारक समूह। लास्ट का बच गया विनैतिक सिद्धांत जो सही और गलत परिभाषा देते हैं, व्यवसाय की नैतिक आचार। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।